नर्सिंग केयर प्लान टॉन्सिलाइटिस का सेकंड पार्ट है, जिसमें हम नर्सिंग डायग्नोसिस डिस्कस करने वाले हैं और एनसीपी कैसे बनाते हैं वो डिस्कस करने वाले हैं और हेल्थ एजुकेशन डिस्कस करने वाले हैं। तो जो मेरा पहला पॉइंट है यहाँ पे वो है अक्यूट पेन रिलेटेड टू इन्फ्लामेशन ऑफ टॉन्सिलाइटिस एज एविडेंस बाय पेशेंट वर्बलाइजेशन ऑफ पेन एंड फेशियल ग्राइनेंस, फेशियल एक्सप्रेशन। मतलब तो डायग्नोसिस होता है वो बेस्ड होता है PES में, ठीक है। PES एक रूल है जिसमें बेस्ड होता है, P से प्रॉब्लम होती है, E से एटियोलॉजी होती है। एटियोलॉजी का मतलब होता है कारण, ठीक है, कॉज, और S होता है सिम्टम्स। तो यहाँ पे P जो है प्रॉब्लम वो है अक्यूट पेन, और जो E है कारण है वो है टॉन्सिलाइटिस, इन्फ्लामेशन टॉन्सिलाइटिस की वजह से पेन हो रहा है, और जो सिम्टम्स हैं वो है फेशियल मतलब एक्सप्रेशन और पेन, वर्बलाइजेशन, जो पेशेंट खुद अपने मुंह से बता रहा है वो, ठीक है, वो सिम्टम्स हैं। तो ये नर्सिंग डायग्नोसिस इस बेस में बनता है। तो फर्स्ट मैंने आपको बता दिया है। सेकंड है ऑल्टर्ड बॉडी टेम्परेचर रिलेटेड टू डिजीज कंडीशन एज एविडेंस बाय टेकिंग टेम्परेचर। जो ये सेकंड डायग्नोसिस बनाया है ये मैंने फीवर के ऊपर बनाया है कि पेशेंट का जो बॉडी टेम्परेचर है वो बढ़ गया है। हमें पता चला कि बॉडी टेम्परेचर बढ़ गया है, हम लोगों ने उसका टेम्परेचर लिया, मतलब वाइटल साइन लिए तो टेम्परेचर पता चल गया हमें। थर्ड है इम्बैलेंस न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट। जो इम्बैलेंस हो रखा है पेशेंट का न्यूट्रिशन जो है इम्बैलेंस हो रखा है, मतलब उसमें हम लिखेंगे कि जो रिक्वायरमेंट है वो पेशेंट ने के बॉडी में वो कम है, न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट वो क्यों कम है, वो किस मतलब उससे कम है, मतलब किस कारण से कम है। इंजेस्ट फूड, इनएबिलिटी टू इंजेस्ट फूड, जो खाना खाने में उसको तकलीफ़ हो रही है। दूसरा डिस्फेजिया, उसको खाना मतलब जैसे स्वेलो करने में भी तकलीफ़ हो रही है, ठीक है, और वो उसका जो सिम्टम्स है वो है वेट लॉस, पेशेंट का वेट लॉस हो रहा है और पेशेंट ने अपने मुंह से बताया है। फोर्थ है फीवर एंड एंजाइटी रिलेटेड टू नॉलेज डेफिशिएंट एज एविडेंस बाय फेशियल एक्सप्रेशन। जो फियर और एंजाइटी है, मतलब घबराहट है और डर है, वो किसकी वजह से है, हाँ, उनको डिजीज़ के बारे में पता ही नहीं है। क्योंकि अगर हमें भी कोई सडनली बोल दे कि तुम्हें ये बीमारी है तो हम लोगों को भी घबराहट और डर तो लगेगा ही, क्योंकि हम लोगों को उस चीज़ के बारे में पता ही नहीं, उस डिज़ीज़ के बारे में पता ही नहीं है। और ये हम लोगों को कैसे पता चला कि उनको फियर और एंजाइटी हो रही है, उनके फेशियल एक्सप्रेशन से। पांचवा है नॉलेज डेफिशिएंटी। यहाँ पे हम लोगों ने फियर एंजाइटी लिख दिया, यहाँ पे है नॉलेज की कमी। नॉलेज की कमी किसकी वजह से है, डिजीज़ कंडीशन की वजह से है। और ये हमको कैसे पता चला कि उनको नॉलेज नहीं है उस चीज़ के बारे में, क्योंकि हम लोगों ने उनसे बहुत सारे क्वेश्चन किए तो हमें पता चला कि उनके पास नॉलेज नहीं है डिजीज़ कंडीशन में। तो आपको एक ही पॉइंट से दो डायग्नोसिस मिल गए। इम्बैलेंस न्यूट्रिशन लेवल, इससे थर्ड पॉइंट मिल गया, और ऑल्टर्ड बॉडी टेम्परेचर फोर्थ, अक्यूट पेन 5। पर हम लोग सीक्वेंस के अकॉर्डिंग लिखेंगे। टॉन्सिलाइटिस में सबसे पहले पेन हो सकता है, तो वैसी ऐसा नहीं कि आपने नॉलेज डेफिशिएंसी सबसे पहले लिख दिया, ऑर्डर के हिसाब से लिखना पड़ता है, ठीक है। अब हम देखेंगे एनसीपी। तो असेसमेंट आता है एनसीपी में। एनसीपी में सबसे पहले आता है असेसमेंट, नर्सिंग डायग्नोसिस, गोल, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, रेशनल और इवैल्यूएशन। रेशनल बहुत सी जगह ऑप्शनल होता है, आप चाहे तो लिख सकते हैं और इसको स्किप भी कर सकते हैं, बट बाकी चीज़ आप स्किप नहीं कर सकते हैं। तो असेसमेंट के अंदर आता है सब्जेक्टिव डाटा और ऑब्जेक्टिव डाटा। सब्जेक्टिव डाटा वो होता है जो पेशेंट हमें बताता है, और ऑब्जेक्टिव डाटा वो होता है जो हम पेशेंट में खुद ऑब्जर्व करते हैं। फिर नर्सिंग डायग्नोसिस में हम डायग्नोस लिखते हैं, गोल में हमारा क्या गोल है वो लिखेंगे, और इवैल्यूएशन में हमारा गोल अचीव हुआ कि नहीं हुआ वो लिखते हैं, ठीक है, रिजल्ट एक साइड से। प्लानिंग होती है कि हम लोगों को क्या क्या चीज़ें करनी है। इम्प्लीमेंटेशन होता है कि हमने क्या क्या चीज़ें की हैं, और रेशनल होता है कि हम वो चीज़ें क्यों कर रहे हैं। तो जैसे यहाँ पे अक्यूट पेन का है, पेन इन्फ्लेमेशन की वजह से जो हो रहा है, इन्फ्लेमेशन ऑफ टॉन्सिल की वजह से जो पेन है उसके डायग्नोसिस में हम यहाँ पे सब्जेक्टिव डाटा है। पेशेंट स्टेटेड दैट शी इज़ हैविंग डिफ़िकल्टी इन swallowing एंड पेन इन हर थ्रॉट। उसके थ्रॉट में पेन है और उसको स्वेलो करने में दिक्कत हो रही है, ये पेशेंट ने बताया। ऑब्जेक्टिव डाटा है, हमने पेशेंट को की कंडीशन ऑब्जर्व की बाय पेन स्किल, हमने पेन स्किल के द्वारा पेशेंट की कंडीशन ऑब्जर्व की है। फिर यहाँ पे डायग्नोसिस लिखा, फिर हमने यहाँ पे गोल लिखा टू रिड्यूस पेन। फिर हमारी ये प्लानिंग है, हम लोगों को नाल्जेसिक जो मतलब डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया वो एडमिनिस्टर करनी है, ऐसा हम लोगों ने यहाँ पे प्लानिंग करी है, ठीक है। और फिर उसके बाद है एंड मॉनिटर फॉर इफेक्टिवनेस और साइड इफेक्ट, और साइड इफेक्ट और इफेक्टिवनेस को मॉनिटर करेंगे। फिर सेकंड हमारा प्लानिंग थी कि एंटीबायोटिक्स एडमिनिस्टर करेंगे। एंटीबायोटिक्स के नाम जैसे कि हो सकते हैं पेनिसिलिन, अर्थ्रोमाइसिन, सेफ्ट्रिएक्सोन, जो भी प्रिस्क्राइब कर रखी होगी डॉक्टर ने वाली एडमिनिस्टर करनी है, ठीक है। फिर यहाँ पे हमने थर्ड हमारा नेक्स्ट प्लानिंग जो हमारी है वो है
असेस एंड मॉनिटर पेन यूजिंग अप्रोप्रिएट पेन स्केल। पेन स्केल को यूज़ करके हम पेशेंट का पेन लेवल दोबारा चेक करेंगे, हम पेशेंट के वाइटल साइन चेक करेंगे और पेन की कैरेक्टरिस्टिक चेक करेंगे। ये हमारी प्लानिंग थी। अब इम्प्लीमेंटेशन हमने क्या क्या चीज़ें की हैं। अगर हम लोगों ने ये एडमिनिस्टर कर दिया है पेशेंट को, तो एडमिनिस्टर के आगे ईडी लग जाएगा, एडमिनिस्टर पास्ट टेंस में चल जाएगा। एडमिनिस्टर पैरासीटामोल एज प्रिस्क्राइब्ड एंड मॉनिटर्ड द पेशेंट फॉर एनी साइड इफेक्ट। हम लोगों ने ये मतलब कर लिया है, तो ठीक है, टिक लग जाएगा। एडमिनिस्टर एंटीबायोटिक्स, तो यहाँ पे आ जाएगा एडमिनिस्टर्ड, मतलब जो यहाँ पे प्रेजेंट में या फिर फ्यूचर टेंस है, यहाँ पे पास्ट टेंस बन जाएगा, ठीक है। असेस, तो यहाँ पे असेस्ड हो जाएगा। असेस एंड मॉनिटर पेन यूजिंग अप्रोप्रिएट पेन स्केल, तो असेस्ड हो जाएगा। मॉनिटर है तो मॉनिटर्ड हो जाएगा। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इम्प्लीमेंटेशन में पास्ट टेंस में चल जाती है चीज़। और रेशनल इसलिए है कि अनाल्जेसिक हमने क्यों दी, अनाल्जेसिक हमने इसलिए दी है टू रिलीव माइल्ड मॉडरेट पेन एंड रिड्यूस फीवर। अगर कोई थोड़ा हल्का फुल्का दर्द है या फिर कुछ फीवर है तो अनाल्जेसिक से कम हो जाएगा। बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए हम एंटीबायोटिक्स देते हैं। आज अ पेशेंट टू असेस पेन लेवल यूजिंग द पेन स्केल, पेशेंट को मतलब पेन स्केल हम इसलिए यूज़ कर सकते हैं ताकि पेशेंट का जो पेन लेवल है वो हमें पता चल जाए। मॉनिटर, हम वाइटल साइन इसलिए मॉनिटर करते हैं ताकि हम देख सकें कि वो मतलब उसकी कंडीशन कैसी है, मतलब उसका बीपी तो नहीं बढ़ गया, उसका टेम्परेचर कैसा है, वो सब चेक करने के लिए, ठीक है। इफेक्टिवनेस और ट्रीटमेंट के लिए हम मॉनिटर करते हैं वाइटल साइन। इवैल्यूएशन हमारा है, यहाँ पे गोल अचीव हो चुका तो हम लिखेंगे गोल इज़ अचीव, पेन इज़ रिड्यूस। अगर नहीं होगा इसके यहाँ से मतलब एक पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आएगा तो लिख देंगे गोल इज़ नॉट अचीव्ड और उसकी कंडीशंस, ठीक है। तो मैंने आपको एक नर्सिंग केयर प्लान एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे बनता है। नेक्स्ट मैं आपको जस्ट दिखाऊंगी। अगर आपको सेम एनसीपी बनाना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर वीडियो को पॉज करके सेम टू सेम कॉपी कर सकते हैं। तो आपको एक एनसीपी मैंने एक्सप्लेन कर दिया, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और ये वैसे बहुत ईजी होता है, एग्ज़ाम्स में ये आता है प्रैक्टिकल के टाइम पे। तो आपको 5 नर्सिंग डायग्नोसिस लिखने होते हैं और 3 एनसीपी बना के दिखाने पड़ते हैं। ये लाइनिंग वाले बहुत बच्चे कंफ्यूज होता है कि एनसीपी किसको कहते हैं, नर्सिंग और पूरा एनसीपी को ही समझते हैं वो। पूरा एनसीपी अगर प्रैक्टिकल में आएगा तो पूरा एनसीपी बनाना पड़ता है, जिसके अंदर हिस्ट्री फिजिकल दोनों आता है। नर्सिंग डायग्नोसिस लिखने पड़ते हैं और ये जो लाइनिंग खींच के इसको भी एनसीपी कहते हैं, बट ये असाइनमेंट नहीं होता है। असाइनमेंट फिजिकल हिस्ट्री पूरा लेके होता है, इस टोटल को एनसीपी कहते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट हो गया, ये बहुत इजी होता है बनाना। आपको बस नर्सिंग डायग्नोसिस पता होना चाहिए, उसके बाद ये सब ईजी सा है, ठीक है। तो ये फर्स्ट है, ये नेक्स्ट भी आपको समझ में आ जाएगा। अब तो आपको एक्सपर्ट हो गए हो आप लोग भी, तो आप जल्दी समझ जाएंगे। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर वीडियो को पॉज कर सकते हो। ये नेक्स्ट है, इसके बाद ये नेक्स्ट है, इसके बाद हेल्थ एजुकेशन है। हेल्थ एजुकेशन में यूजुअली 5 पॉइंट्स होते हैं, बट मैंने यहाँ पे 4 ही मेंशन किए क्योंकि मुझे उस टाइम 4 थी, मैंने 4 ही उनको हेल्थ एजुकेशन दी थी। तो मैंने फर्स्ट लिखा है एजुकेट द पेशेंट एंड फैमिली अबाउट द डिजीज़ एंड प्रोवाइडेड एन इन्फॉर्मेशन लीफलेट टू हेल्प मैनेजिंग सोर थ्रोट एट होम। आपको पेशेंट को और उसकी फैमिली को डिजीज़ के बारे में एक्सप्लेन करना है और अप्रोप्रिएट लैंग्वेज में एक्सप्लेन करना है, जो भी लैंग्वेज उनके अंडरस्टैंडेबल है। अगर वो हिंदी समझते हैं तो हिंदी बोलो, इंग्लिश समझते हैं तो इंग्लिश बोलो, जो भी उनको लैंग्वेज ज़्यादा समझ में आती है वाली लैंग्वेज यूज़ करनी है। और उनको इन्फॉर्मेशन देनी है कि इस चीज़ को घर में कैसे हैंडल कर सकते हैं, मतलब केयर कैसे दे सकते हैं। ऑब्वियसली सर्जिकल केयर तो वो नहीं दे सकते, मेडिकल केयर भी नहीं दे सकते, बट मेडिकल जो प्रिस्क्राइब्ड केयर है वो उनको वो अपने बच्चे को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आपको बताना है, जैसे कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमें बताता है कौन सी दवाई कब कब खानी है, कितने कितने टाइम पे खानी है, और जैसे कैसा डाइट लेनी है, ये सब हमें डॉक्टर बता देता है। बाकी केयर हम घर में खुद करते हैं। तो वैसे ही हमें पेशेंट की फैमिली और पेशेंट को बताना है। एडवाइस फॉर गार्गल विथ सॉल्ट वाटर, अगर टॉन्सिलाइटिस है पेशेंट को तो उसको एडवाइस करना है कि वो नमक मतलब गुनगुने पानी में नमक का गरारा करें, ठीक है। एडवाइस टू अवॉइड हॉट स्पाइसी फूड एंड स्मोकिंग, अगर कोई टीनेज बच्चे हैं तो वो स्मोकिंग ड्रिंकिंग जैसी चीज़ों को काफ़ी फॉलो करते हैं, तो हमें एडवाइस करना है कि इन सब चीज़ों को ना करें। और बच्चे जो होते हैं किसी भी एज के हो वो स्पाइसी फूड काफ़ी पसंद करते हैं, तो उनको बोलना है कि अवॉइड करें ये स्पाइसी फूड और फास्ट फूड अवॉइड करें, क्योंकि बाहर की चीज़ें बच्चे बहुत खाना पसंद करते हैं, ठीक है। और हॉट चीज़ें भी हमें अवॉइड करवानी, जैसे मतलब गरम चीज़ कोई भी ना खाएं, ठीक है। पेशेंट को एडवाइस करना है
कि वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो अप करे, ठीक है। जैसे मॉर्निंग एक्सरसाइज कर सकता है, वो योगा वगैरह कर सकता है, साइकिलिंग कर सकता है, ऐसी सब चीज़ों को वो फॉलो करे, ठीक है। और मेडिटेशन भी कर सकता है इफ़ नीडेड। ये हेल्थ एजुकेशन थी। और इसके अगर आप सिर्फ एनसीपी बना रहे हैं, नर्सिंग केयर प्लान बना रहे हैं असाइनमेंट में, तो इसके बाद बिब्लियोग्राफी भी लगेगा। सो ये है बिब्लियोग्राफी। आप अपनी बुक का नाम लिख सकते हैं, कौन से एडिशन की है, कौन से पेज नंबर से आपने वगैरह वगैरह बनाया है, ये सब आप लिख सकते हो बिब्लियोग्राफी में। और ये हमारी वीडियो एंड आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो गिव अ बिग थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।